आपने कभी सोचा है कि ये दुनिया कैसे खत्म होगी? मतलब सच में, आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ खत्म हो जाना है। पर कैसे, कब और सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्या इसके बाद कुछ नया शुरू होगा? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ आज के नहीं है। हजारों साल से इंसान इसी के बारे में सोचता आया है। आज मैं आपको ले चलने वाला हूं एक ऐसी जर्नी पर जहां हम देखेंगे कि दुनिया भर की अलग अलग सभ्यताओं ने कैसे कैसे दुनिया के अंत की कल्पना की है। ये इतना क्रेजी है कि आपको पूरा वीडियो एक सांस में देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहले वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी अमेजिंग कंटेंट आपको मिलती रहे। वाइकिंग्स की रैग्नारॉक, जब देवता भी मर जाते हैं। यार, मैं आपसे शुरुआत करता हूं एक ऐसी कहानी से जो इतनी बेहतरीन है कि हॉलीवुड ने इस पर थॉर की मूवीज बनाई। ये है नॉर्स मिथोलॉजी की रैग्नारॉक। अब ये नॉर्वेजियन और स्वीडिश लोग थे, वाइकिंग्स, समझ गए ना? वो लोग जो बोट्स में बैठकर लड़ने जाते थे। इनकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इन लोगों के हिसाब से दुनिया का अंत किसी पीसफुल तरीके से नहीं होगा। ये होगा एक एपिक बैटल में, जैसा कि आपने मार्वल मूवीज में देखा होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा इंटेंस। सबसे पहले आएगी फिम्बलविंटर। यार, ये कोई नॉर्मल सर्दी नहीं है, ये है एन एंडलेस विंटर जो 3 साल तक चलेगी। इमेजिन करिए, 3 साल तक बर्फ ही बर्फ, कोई गर्मी नहीं, कोई स्प्रिंग नहीं, बस भयानक ठंड। इस एंडलेस विंटर के दौरान लोग भूख से मरने लगेंगे, फसलें खत्म हो जाएंगी और फिर सबसे स्कैरी पार्ट, लोग एक दूसरे के एनिमीज बन जाएंगे, भाई भाई के दुश्मन हो जाएंगे, फैमिली ब्रेक हो जाएगी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। फिर क्या होगा? 2 मैसिव वुल्व्स, स्कॉल और हटी, ये सूरज और चांद को निगल जाएंगे। हाँ यार, लिटरली निगल जाएंगे। कंप्लीट डार्कनेस, पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाएगा। अब तक तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अभी तो मेन विलेन आना बाकी है, लोकी। यार, मार्वल वाला लोकी क्यूट लगता है इनके सामने। ये वो देवता था जो तमाम प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था और सालों से चेन्स में बंधा था। लेकिन इस केओस में वो फ्री हो जाता है और साथ में आते हैं उसके मॉन्स्टर बच्चे। सबसे डेंजरस है एमने का एक वुल्फ जो इतना बड़ा है कि पूरा सूरज उसके मुंह में समा जाए। फिर शुरू होती है द अल्टीमेट बैटल। दोस्तों, ये लड़ाई मार्वल मूवीज को भी फेड कर देगी। एक तरफ हैं सारे देवता, ओडिन, थॉर, फ्रेयर और बाकी सब। दूसरी तरफ हैं जायंट्स, डीमंस, फायर मॉन्स्टर्स और सारे इविल क्रीचर्स। एंड द बेस्ट पार्ट, इस लड़ाई में कोई नहीं बचता। ओडिन, जो किंग ऑफ गॉड्स है, वो फाइट करता है फेनरीर वुल्फ से, एंड गेस व्हाट, वुल्फ उसे पूरा निकल जाता है। थॉर, हमारा फेवरेट थंडर गॉड, वो मारता है जॉर्मनगंडर को, जो वर्ल्ड सर्पेंट है, लेकिन उसके पॉइजन से खुद भी मर जाता है। एक के बाद एक सारे गॉड्स मर जाते हैं। फिर आता है सर्टर, जो फायर जॉइंट है। ये अपनी फ्लेमिंग सोर्ड से पूरी दुनिया को जला देता है। सब कुछ आग और पानी में डूब जाता है। लगता है कि बस सब खत्म। लेकिन रुकिए, यहां आती है वाइकिंग्स की जीनियस थिंकिंग। ये सिर्फ अंत नहीं है, ये है रीबर्थ। जब आग शांत हो जाती है तो एक नई हरी भरी दुनिया का जन्म होता है। कुछ गॉड्स बच जाते हैं। बाल्दर मरे हुओं की दुनिया से वापस आता है और 2 ह्यूमंस, लिफ और लिफ्थरासिर, छुपे हुए थे। वो आकर फिर से दुनिया को पॉपुलेट करते हैं। यार, ये कंसेप्ट कितनी कूल है। डेथ से रीबर्थ, डिस्ट्रक्शन से क्रिएशन। वाइकिंग समझते थे कि कभी कभी नई शुरुआत के लिए पुरानी चीजों का खत्म होना जरूरी होता है। हिंदू कॉस्मोलॉजी का मैसिव टाइम स्केल। इस नॉर्डिक ड्रामा से अब आते हैं हमारे अपने हिंदू कॉस्मोलॉजी पर। और यार, ये स्केल इतनी मैसिव है कि वाइकिंग्स की कहानी उसके सामने छोटी लगने लगेगी। जानते हैं हम किस टाइम स्केल की बात कर रहे हैं? अरबों साल। और हम अभी कलयुगा में जी रहे हैं, जो डार्कनेस का युग है। ये स्टार्ट हुआ था 3102 BC में, जब भगवान कृष्णा ने धरती छोड़ी थी। और कितने साल चलेगा? 4,32,000 साल। और हमने अभी तक सिर्फ 5,000 साल गुजारे हैं। मतलब अभी भी 4,27,000 साल बाकी हैं। दैट्स लाइक इनकॉम्प्रिहेंसिबल। लेकिन कलयुगा की कैरेक्टरिस्टिक्स सुनकर आप डर जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल आज के टाइम जैसी लगती हैं। ट्रूथ कम हो जाएगी। देख लो फेक न्यूज का जमाना। लालच डोनेशन की जगह ले लेगी। आजकल चैरिटी कितनी ऑनेस्ट है। झूठे गुरु लोगों को मिसगाइड करेंगे। कितने फेक बाबाज हैं आज। लोगों की उम्र कम होगी। पोल्यूशन की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट रही है। दौलत ही सिर्फ गुण का पैमाना होगी। मनी टॉक्स, राइट? यार, लगता है जैसे हम सच में कलयुगा में हैं। इस युग पर कली नाम का एक राक्षस का राज होता है, जो इग्नोरेंस और डिस्ट्रक्शन की काली शक्तियों का प्रतीक है। जैसे जैसे कलयुगा आगे बढ़ता है, चीजें और भी खराब होती जाती हैं।
जब तक कि दुनिया अपने सबसे अंधेरे बिंदु पर नहीं पहुंच जाती। लेकिन बेस्ट पार्ट यह है कि जब सब कुछ वर्स्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा तब आएंगे कल्कि, विष्णु का 10वां और लास्ट अवतार। पिक्चर दिस सीन, एक वॉरियर सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में चमकती हुई सोड, बेसिकली अ डिवाइन सुपर हीरो। वो आकर सारी इविल को डिस्ट्रॉय कर देंगे और कॉस्मिक प्यूरिफिकेशन करेंगे। कल्कि का आना एक डिवाइन क्लीनअप की शुरुआत को मार्क करता है। वे सभी बुराई और करप्शन को खत्म कर देंगे ताकि ह्यूमैनिटी फिर से शुरू कर सके। इस प्यूरिफिकेशन के बाद सतयुगा वापस आएगा और पूरा साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा। यूनिवर्स उन्हीं 4 युगा से फिर से गुजरेगा, बार बार एक एंडलेस साइकिल में। लेकिन यहां भी ट्विस्ट है, यह साइकिल रिपीट होती रहेगी। हिंदू फिलॉसफी में टाइम लीनियर नहीं है, इट्स साइक्लिकल, हमेशा रिन्यूअल होती रहती है। डेथ एंड रीबर्थ, डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन, इटर्नल डांस। हिंदू कॉस्मोलॉजी के इस वास्ट टाइम साइकिल से अब बात करते हैं इस्लामिक एस्कटोलॉजी की। और यार ये इतनी डिटेल्ड है कि हॉलीवुड स्क्रिप्ट राइटर्स भी इंस्पायर हो जाएं। इस्लामिक दुनिया कांत यानी क़यामत की प्लानिंग इतनी सिस्टमैटिक है कि स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि क्या होगा। सबसे पहले आती हैं छोटी निशानियां। एंड गेस व्हाट, बहुत से मुस्लिम्स मानते हैं कि ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। प्रॉफिट मोहम्मद का आना और जाना, जेरूसलम की कॉन्क्वेस्ट, वाइड स्प्रेड मॉरल करप्शन जो आज के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस में क्लियरली दिखती है, लोगों का नमाज छोड़ना, अडल्ट्री का कॉमन होना, इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शंस जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में एवरीवेयर हैं, ये सब साइंस ऑलरेडी विजिबल हैं। लेकिन असली ड्रामा शुरू होता है बड़ी निशानियों से। सबसे पहले आएगा दज्जाल। यार ये कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग है, वन आइड डिसीवर जिसके पास इनक्रेडिबल पावर्स होंगी। ये फेक मिरेकल्स करेगा, जो लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे उनके लिए रेन लाएगा, जो रिजेक्ट करेंगे उनके लिए ड्राउट। बेसिकली एक सुपर नेचुरल डिक्टेटर। और लॉजिकली सोचिए, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के साथ कोई ऐसा अपीयर हो सकता है। दज्जाल के साथ साथ आएंगे गॉग और मगॉग, जिन्हें अरबी में याजूज माजूज कहते हैं। ये रेसेस हैं जो वॉल के पीछे ट्रैप्ड हैं। जब वो फ्री होंगी तो इतनी बड़ी नंबर्स में आएंगे कि पूरी लेक्स का पानी पी जाएंगी। देयर एरोज विल फिल द स्काई। साउंड्स लाइक एन इन्वेजन ऑफ टाइटन्स, राइट? लेकिन होप की रे भी आती है। मेहदी आएंगे, प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट, जो जस्टिस रिस्टोर करेंगे। और फिर जीसस क्राइस्ट यानी ईसा वापस आएंगे, दमस्कस के पास लैंड करेंगे। यार इमेजिन करिए, जीसस और मेहदी टुगेदर फाइटिंग अगेंस्ट इविल। अल्टीमेट टीम अप, राइट? वो मिलकर दज्जाल को डिफीट करेंगे और दुनिया में ऑर्डर रिस्टोर करेंगे। जब इविल डिफीट हो जाएगी तो फाइनल साइन स्टार्ट होंगे। सूरज वेस्ट से निकलेगा, जो एक्सिस शिफ्ट की पॉसिबिलिटी सजेस्ट करता है। मैसिव स्मोक पूरी अर्थ को कवर करेगा। जेंटल विंड आएगी जो सारे बिलीवर्स को पीसफुल डेथ दे देगी, ताकि वो दुनिया के भयानक अंतिम पलों को देखने से बच सकें। फिर एंजल इस रिफिल ट्रम्पेट बजाएंगे। पहले ब्लो से माउंटेन्स कॉटन की तरह स्कैटर हो जाएंगे, सन और स्टार्स बुझ जाएंगे, स्काई फट जाएगा, सीज बॉयल हो जाएंगे। सेकेंड ब्लो से सब कुछ मर जाएगा, इवन एंजल ऑफ डेथ, ओनली अल्लाह रिमेनिंग। बट डेथ इज नॉट द एंड। डे ऑफ जजमेंट के लिए सब रेजरेक्ट होंगे, परफेक्ट जस्टिस। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, पुल सिरात, हेल के ऊपर का ब्रिज। गुड पीपल के लिए वाइड और इजी, सिनर्स के लिए हेयर से भी थिन और सोर्ड से भी शार्प। मेनी विल फॉल इनटू द फायर बिलो। बुद्धिस्ट का कॉस्मिक पर्सपेक्टिव। इस्लामिक एस्केटोलॉजी की इस डिटेल्ड प्लानिंग से अब चलते हैं बुद्धिस्ट अप्रोच पर, जो फिर से एक यूनिक पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करता है। बुद्धिस्ट का अप्रोच भी बहुत डिफरेंट है। वो सिंगल अपोकलिप्स नहीं मानते, वो बिलीव करते हैं वास्ट कॉस्मिक साइकिल्स में। मैत्रेय बुद्धा की कॉन्सेप्ट है, वो 5वें और लास्ट बुद्धा होंगे हमारे कॉस्मिक एज के। अभी वो तुसिता हेवन में वेट कर रहे हैं। जब हिस्टोरिकल बुद्धा यानी गौतमा बुद्धा की टीचिंग्स कंप्लीटली फॉरगॉटन हो जाएंगी, जब सोसाइटी प्योर ग्रीड, वायलेंस और मोरल क्योस में डूब जाएगी, तब मैत्रेय डिसेंड होंगे। वो एनलाइटनमेंट प्राप्त करेंगे एक ट्री के नीचे, जैसा कि प्रीवियस बुद्धाज ने किया था, और केतुमती नाम का अर्थली पैराडाइज एस्टैब्लिश करेंगे, स्पिरिचुअल ऑर्डर को रिस्टोर करके। लेकिन यार 7 सन्स की प्रोफेसी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बुद्धा ने डिस्क्राइब किया था कि अर्थ का अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन कैसे होगा, और ये टाइमलाइन इतनी वास्ट है कि ह्यूमन माइंड कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकती। सुनिए स्टेप बाय स्टेप क्या होगा। जब पहला एक्स्ट्रा सन अपीयर होगा तो सारी वेजिटेशन सूख जाएगी और मर जाएगी। नदियां और स्ट्रीम्स कंप्लीटली ड्राई अप हो जाएंगे। दूसरा सन उदय होने पर बड़ी नदियां भी गायब हो जाएंगी। तीसरा सन सारे लेक्स को इवेपोरेट कर देगा। चौथा सन ग्रेट रिवर्स के सोर्सेज को ही सुखा देगा।
5वां सन प्रकट होगा तो ओशंस इवेपोरेट होने लगेंगे, हंड्रेड्स ऑफ माइल्स तक श्रिंक हो जाएंगे। छठा सन सीज को सिर्फ पडल्स में कन्वर्ट कर देगा। और फिर 7वां सन, जब 7th सन राइज होगा तो अर्थ इटसेल्फ विल बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। माउंटेन्स मक्खन की तरह मेल्ट हो जाएंगे। द होल वर्ल्ड एक जायंट टॉर्च की तरह बर्न हो जाएगी जब तक कि यूनिवर्स में सिर्फ राख ना रह जाए। यार ये मॉडर्न थ्योरीज ऑफ सन एक्सपेंशन के साथ परफेक्टली मैच करती है। जब सन रेड जायंट बनेगा तो एग्जैक्टली यही होगा। लेकिन बुद्धिस्ट फिलॉसफी में ये सब एक एंडलेस साइकिल का पार्ट है। इस डिस्ट्रक्शन में सिर्फ वही लोग बचते हैं जिन्होंने बुद्धिस्ट पाथ को रियलाइज कर लिया है और एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लिया है। डिस्ट्रक्शन के बाद क्रिएशन, क्रिएशन के बाद डिस्ट्रक्शन, इन्फिनिट लूप। ओनली एस्केप है निर्वाणा प्राप्त करना। दोज हु अचीव एनलाइटनमेंट एस्केप दिस कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन। क्रिश्चियन रेवलेशन का हॉलीवुड ड्रामा। बुद्धिस्ट साइकिल्स के इस कॉस्मिक पर्सपेक्टिव से अब आते हैं क्रिश्चियन अपोकलिप्स की बात पर, जो हॉलीवुड की एब्सोल्यूट फेवरेट है। बुक ऑफ रेवलेशन पर कितनी मूवीज बनी हैं और ऑनेस्टली स्क्रिप्ट राइटर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, ये कंटेंट इतनी ड्रामेटिक है। स्टार्टिंग होती है जब जीसस क्राइस्ट 7 सील्स ओपन करते हैं गॉड के हाथ की बुक पर। हर सील स्पेसिफिक डिजास्टर्स लाती है। पहली 4 सील्स रिलीज करती हैं 4 हॉर्समैन ऑफ अपोकलिप्स को। यार ये कैरेक्टर्स आइकॉनिक हैं। व्हाइट हॉर्स का राइडर कॉन्क्वेस्ट के लिए भेजा जाता है, जबकि बाकी लोग वॉर, फैमिन और डेथ लाते हैं। टुगेदर वो 1/4 ह्यूमैनिटी को किल कर देते हैं। इमेजिन दैट स्केल। बहुत से स्कॉलर्स ने वर्ल्ड वॉर 1 में इन हॉर्समैन को आइडेंटिफाई किया है क्योंकि मैकेनाइज्ड वॉरफेयर, ग्लोबल फैमिन, पैंडेमिक डिजीजेस का अनप्रेसिडेंटेड स्केल था। 5वीं सील रिवील करती है उन मार्टर्स की सोल्स जिन्हें उनके फेथ के लिए किल किया गया था। उन्हें व्हाइट रोब्स दिए जाते हैं रिवॉर्ड के रूप में और कहा जाता है कि वो अपनी विंडिकेशन के लिए थोड़ा और वेट करें। छठी सील से ग्लोबल अर्थक्वेक होता है, इतना मैसिव कि सन ब्लैक हो जाता है, मून ब्लड रेड हो जाता है, स्टार्स फॉल करते हैं लाइक फिग्स। प्योर कॉस्मिक डिजास्टर। 7वीं सील 7 ट्रम्पेट्स को ट्रिगर करती है। 7 ट्रम्पेट्स की सीरीज सुनकर गूज बम्स आ जाएंगे। हेल मिक्स्ड विद फायर से 1/3 वेजिटेशन बर्न हो जाती है। बर्निंग माउंटेन सी में थ्रो कर दिया जाता है। 1/3 सी ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। वर्मवुड नाम का स्टार फॉल करता है। 1/3 फ्रेश वाटर पॉइजन कर देता है। सन, मून, स्टार्स 1/3 तक डार्कन्ड हो जाते हैं, क्रिएटिंग अपोकलिप्टिक ट्वाइलाइट। यार बहुत से लोग इसे न्यूक्लियर वॉर के आफ्टरमैथ के रूप में इंटरप्रेट करते हैं। फिर कॉस्मिक बैटल सीरियसली स्टार्ट होती है। अबिस से डीमंस रिलीज होते हैं, लोकस्ट लाइक क्रीचर्स विथ ह्यूमन फेस, विमेन्स हेयर, लायन टीथ, स्कॉर्पियन टेल्स। ये 5 मंथ्स तक ह्यूमैनिटी को टॉर्चर करते हैं। 200 मिलियन डीमन हॉर्समैन की आर्मी आती है, 1/3 रिमेनिंग पॉपुलेशन को किल कर देती है। जब फाइनल ट्रम्पेट बजती है तो गॉड डिक्लेयर्स के क्राइस्ट रूल्स अर्थ। लेकिन सेटन, जो कि जायंट रेड ड्रैगन के रूप में अपीयर होता है, हेवन पर अटैक करने की कोशिश करता है। आर्क एंजल माइकल सेटन को डिफीट करके अर्थ पर फेंक देता है। एंग्री होकर सेटन 2 बीस्ट्स को पावर देता है अपनी विल फुलफिल करने के लिए। पहला बीस्ट, जिसे अक्सर एंटी क्राइस्ट के रूप में इंटरप्रेट किया जाता है, 7 हेड्स और 10 क्राउंड हॉर्न्स के साथ सी से निकलता है। अपनी डिमोनिक अपीयरेंस के बावजूद लोग इस बीस्ट को सेवियर के रूप में देखते हैं और वर्शिप करते हैं। दूसरा बीस्ट, जिसे फॉल्स प्रॉफिट कहते हैं, मिराक्युलस साइंस करता है और पहले बीस्ट की ग्लोबल वर्शिप एनफोर्स करता है। लोगों के राइट हैंड या फोरहेड पर मार्क लगाता है जिसके बिना कोई बाय या सेल नहीं कर सकता। साउंड्स फैमिलियर? मॉडर्न डिजिटल पेमेंट्स, बायोमेट्रिक सिस्टम्स। 7 एंजल्स गॉड के व्राथ के बोल्स पोर करते हैं जिससे सीज और रिवर्स ब्लड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सन से स्कॉर्चिंग हीट निकलती है, सुपरनैचुरल डार्कनेस आती है, मैसिव अर्थक्वेक होता है जो हर माउंटेन और आइलैंड को लेवल कर देता है। फाइनली जीसस रिटर्न करते हैं हेवनली आर्मी के साथ व्हाइट हॉर्सेस पर, फाइन लिनन में। बैटल ऑफ आर्मेगेडन में सेटन, एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट की आर्मीज को डिफीट करते हैं। सेटन को चेन करके अबिस में फेंक दिया जाता है। क्राइस्ट 1000 साल अर्थ पर रूल करते हैं जिसे मिलेनियम कहते हैं। 1000 साल बाद सेटन को फाइनल रिबेलियन के लिए रिलीज किया जाता है, लेकिन फायर से इमीडिएटली डिफीट हो जाता है और लेक ऑफ फायर में फेंक दिया जाता है। ग्रेट व्हाइट थ्रोन पर फाइनल जजमेंट होता है। जिन्होंने क्राइस्ट को रिजेक्ट किया था वो लेक ऑफ फायर में जाते हैं, जबकि बिलीवर्स को नए हेवन और अर्थ में इटर्नल लाइफ मिलती है। एज़टेक कॉस्मोलॉजी की 5 वर्ल्ड्स।
क्रिश्चियन रेवलेशन के इस ड्रामेटिक नैरेटिव से अब चलते हैं प्री कोलंबियन मैक्सिको। एज़टेक सिविलाइजेशन की कॉस्मोलॉजी सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। एज़टेक्स का मानना था कि हमारी करंट वर्ल्ड एक्चुअली फिफ्थ वर्ल्ड है। पहली 4 वर्ल्ड्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। ईच वर्ल्ड एक गॉड के सैक्रिफाइस से क्रिएट हुई थी और हर एक का डिस्ट्रक्शन इनएविटेबल था ताकि रीबर्थ हो सके। पहली वर्ल्ड पर तिज़्कत-लिपोंका का रूल था, जो नाइट स्काई का गॉड था और इसमें जायंट्स रहते थे। एंड हुआ जब राइवल गॉड कोच्वलकैटल ने उसे स्काई से गिरा दिया। एंग्री तिज़्कत-लिपोंका जैगवार में ट्रांसफॉर्म हो गया और उसके फेलो जैगवार्स ने सारे जायंट्स को खा लिया। कंप्लीटली वायलेंट एंड। दूसरी वर्ल्ड कोच्वलकैटल ने क्रिएट की थी। इसमें ह्यूमंस थे, लेकिन तिज़्कत-लिपोंका ने रिवेंज लिया। कोच्वलकैटल के लोगों को सेड्यूस करके उन्हें मंकीज में कन्वर्ट कर दिया। डिस्गस्टेड कोच्वलकैटल ने हरिकेन भेजा जिसने इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ मंकी ह्यूमंस जंगल्स में सर्वाइव हो गए। तीसरी वर्ल्ड पर त्लालोक यानी रेन गॉड का रूल था। एंड हुआ जब कोच्वलकैटल ने फायर रेन की। ह्यूमंस टर्कीज में कन्वर्ट हो गए। चौथी वर्ल्ड पर त्लालोक की सिस्टर चालचियुटलिकुए का रूल था, जो रिवर्स और लेक्स की गॉडेस थी। इसका एंड हुआ एक बड़े फ्लड में जो 52 साल तक चली और लोग फिशेस में कन्वर्ट हो गए। हमारी करंट 5th सन का बर्थ बहुत इंटरेस्टिंग है। गॉड्स ने डिसाइड किया कि न्यू सन कौन बनेगा। 2 वॉलंटियर्स आए, तेकुसितेस्कैटल एक प्राउड और रिच गॉड और ननाहुआत्जिन एक हम्बल गॉड जिसके बॉडी पर बॉयल्स थे। उन्होंने मैसिव फायर जलाई और सैक्रिफाइस के लिए फ्लेम्स में जंप करना था। लेकिन जब टाइम आया तो तेकुसितेस्कैटल डर गया क्योंकि हीट बहुत इंटेंस थी। ननाहुआत्जिन ने बिना हेजिटेशन के जंप किया और सन बन गया। इस ब्रेवरी को देखकर एम्बैरेस्ड तेकुसितेस्कैटल भी फाइनली जंप किया, लेकिन क्योंकि वो हेजिटेट किया था वो स्मॉलर मून बन गया। बट ट्विस्ट ये था, नया सन मूव करने से रिफ्यूज कर रहा था जब तक कि सारे गॉड्स उसे स्ट्रेंथ देने के लिए सैक्रिफाइस ना करें। इस कॉस्मिक सैक्रिफाइस ने हमारी वर्ल्ड क्रिएट की, लेकिन यह भी एस्टैब्लिश किया कि यूनिवर्स को सस्टेन रहने के लिए कांस्टेंट सैक्रिफाइस की जरूरत है। एज़टेक प्रोफेसी की अकॉर्डिंग हमारी वर्ल्ड का एंड होगा मैसिव अर्थक्वेक से, जो अर्थ को टीयर करके सन को स्वॉलो कर लेगी। फिर त्सित्सिमी नाम के स्टार डीमन स्काई से डिसेंड होंगी। ये स्केलेटल गॉडेसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं, जो वर्ल्ड के एजेस पर वेटिंग करती हैं कॉस्मिक वीकनेस के किसी भी साइन के लिए, ताकि वो अंदर घुसकर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकें। लेकिन लाइक प्रीवियस 4 वर्ल्ड्स, ये डिस्ट्रक्शन भी फाइनल नहीं होगी। एज़टेक्स बिलीव्ड इन एंडलेस साइकिल्स ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, जहां हर एंड एक नई बिगिनिंग की पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है। इजिप्शियन कॉस्मोलॉजी का कॉस्मिक ऑर्डर। एज़टेक साइकिल्स के इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम से अब आते हैं प्राचीन इजिप्ट की अप्रोच पर, जो बहुत डिफरेंट थी। वो एंड को इनएविटेबल फेट नहीं मानते थे, बल्कि एक टेरेबल थ्रेट मानते थे, जिसे प्रॉपर रिलीजियस प्रैक्टिस से अवॉइड किया जा सकता था। इजिप्शियंस का यूनिवर्स के बारे में इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग था। वो मानते थे कि कॉस्मोस इमर्ज हुआ था प्राइमोर्डियल वाटर से, जिसे नन कहते थे। क्रिएटर गॉड एटम ने डिवाइन मैनिफेस्टेशंस की सीरीज के थ्रू ऑर्डर्ड वर्ल्ड क्रिएट की थी। ये ऑर्डर्ड कॉस्मोस, जिसे मार्ट कहते थे, कॉन्स्टेंटली थ्रेटन थी केओस की फोर्सेस से, जो सब कुछ को ओरिजिनल नॉन एग्जिस्टेंस में वापस ले जाना चाहती थी। कुछ इजिप्शियन टेक्स्ट्स के अकॉर्डिंग, स्पेशली कॉफिन टेक्स्ट्स और बुक ऑफ द डेड में मिलने वाले, एक टाइम आएगा जब क्रिएटर गॉड एटम एग्जिस्टेंस से टायर्ड हो जाएंगे और सब कुछ को प्राइमोर्डियल वाटर्स में वापस करने का डिसाइड करेंगे। जब ऐसा होगा तो केयरफुली मेंटेन्ड कॉस्मिक ऑर्डर टूट जाएगी। सन अपनी डेली जर्नी स्काई में स्टॉप कर देगा, नाइल फ्लडिंग बंद हो जाएगी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन की सारी इलैबोरेट स्ट्रक्चर्स वापस केओस में क्रम्बल हो जाएंगी। फाइनल डिसोल्यूशन में सब कुछ सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा एक्सेप्ट एटम और ओजाइरिस, जो डेथ और रिजरेक्शन के गॉड हैं। ये 2 डिवाइन फिगर्स कॉस्मिक कोलैप्स से सर्वाइव करेंगी, फ्लोटिंग इन एंडलेस वाटर्स ऑफ नन, शायद क्रिएशन के अनदर साइकिल के स्टार्ट होने का वेट करते हुए। ओजाइरिस की प्रेजेंस स्पेशली सिग्निफिकेंट है इस फाइनल सीन में, क्योंकि वो डेथ और रीबर्थ के प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती हैं, suggesting that even in the ultimate end, renewal के सीड्स बने रह सकते हैं। इजिप्शियन एंड टाइम्स की स्पेशलिटी यह है कि ये उनके कॉस्मिक ऑर्डर मेंटेन करने की डीप कंसर्न को रिफ्लेक्ट करती है। इजिप्शियंस मानते थे कि प्रॉपर रिचुअल्स, करेक्ट बिहेवियर और डिवाइन किंगशिप के थ्रू एंड को इनडेफिनेटली पोस्टपोन किया जा सकता है।
फेरो के डेली रिचुअल्स, प्रीस्ट्स के टेंपल सेरेमनीज और पीपल द्वारा मार्ट का ऑब्जर्वेंस सब कॉस्मिक ऑर्डर को स्ट्रेंथन करने और केओस की फोर्सेस को बे में रखने का काम करते थे। ये पैसिव एक्सेप्टेंस ऑफ फेट नहीं थी, ये था एक्टिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंडिंग। इजिप्शियंस खुद को यूनिवर्स को सस्टेन करने में गॉड्स के पार्टनर्स के रूप में देखते थे और उनके एलैबोरेट फ्यूनरल प्रैक्टिसेस और आफ्टर लाइफ के बारे में बिलीव्स सब ये इंश्योर करने के लिए डिजाइन थे कि लाइफ डेथ के बाद भी कंटिन्यू रह सके। ज़ोरास्ट्रियन फ्रैशोकरेती का अल्टीमेट ऑप्टिमिज्म। इजिप्शियन रेजिस्टेंस के इस कॉन्सेप्ट से अब आते हैं प्रॉबेबली सबसे ऑप्टिमिस्टिक एंड टाइम्स विजन पर, ज़ोरास्ट्रियनिज्म। ये पर्शियन प्रॉफिट ज़राथुस्त्रा द्वारा एस्टैब्लिश किया हुआ रिलीजन है जिसने ह्यूमन हिस्ट्री में एंड टाइम्स के सबसे होपफुल विचारों में से एक डेवलप किया। ज़ोरास्ट्रियन कॉस्मोलॉजी फंडामेंटली अहूरा मज़दा यानी वाइज लॉर्ड ऑफ लाइट एंड गुडनेस और अंग्रमैन्यू यानी डिस्ट्रक्टिव स्पिरिट ऑफ डार्कनेस और इविल के बीच कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट से शेप्ड है। ये ड्यूलिस्टिक विजन ह्यूमन हिस्ट्री को इस कॉस्मिक बैटल के रूप में देखता है जिसमें ह्यूमंस लाइट की फोर्सेस में क्रूशियल एलाइज के रूप में सर्व करते हैं। लेकिन यहां बेस्ट पार्ट यह है, यह स्ट्रगल गारंटीड एंडिंग के साथ आती है। फ्रैशोकरेटी यानी फाइनल रेनोवेशन, जब क्रिएशन अपनी ओरिजिनल परफेक्शन में रेस्टोर हो जाएगी। बट इस ग्लोरियस कंक्लूजन से पहले वर्ल्ड को इंक्रीजिंग डार्कनेस और करप्शन के टाइम से गुजरना पड़ेगा। सन की लाइट फेड होने लगेगी, अर्थ बैरन होने लगेगी, पॉइजनस क्रीचर्स के नंबर्स बढ़ेंगे, सोसाइटी में मॉरल डीके चरम पर पहुंचेगा, पीपल अपने गुड रिलीजन को अबैंडन करके ईविल की तरफ टर्न हो जाएंगे, सीजन्स के बाउंड्रीज ब्लर हो जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे पूरी कॉस्मिक ऑर्डर ब्रेकडाउन हो रही है। इस एज पर काली नाम के डीमन का रूल होगा जो इग्नोरेंस और डिस्ट्रक्शन की डार्क फोर्सेस का सिंबल है। जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करेगी चीजें वर्स होती जाएंगी जब तक वर्ल्ड अपने डार्केस्ट पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता। बट एग्जैक्टली उसी मोमेंट पर जब सब कुछ होपलेस लगेगा, साउशयांत अपीयर होंगे। ये सेवियर बॉर्न होंगे वर्जिन से जो ज़ोरास्टर के प्रिजर्व्ड सीड से कंसीव करेगी। ये अल्टीमेट डिलीवरर ईविल के अगेंस्ट फाइनल बैटल का लीडरशिप करेंगे, सारे डेड को रेजरेक्ट करेंगे, सोल्स को बॉडीज में वापस लाएंगे फाइनल जजमेंट के लिए। एंड इस फाइनल जजमेंट का मेथड एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग है। मोल्टन मेटल की रिवर पूरे वर्ल्ड में फ्लो करेगी। राइचस सोल्स के लिए ये रिवर वार्म मिल्क जैसी कंफर्टेबल और प्लेजेंट होगी, बट विकेट के लिए ये एग्जैक्टली वैसी होगी जैसी दिखती है, मोल्टन सीयरिंग मेटल जो उनके सिंस को बर्न करके सोल को प्यूरिफाई करेगी। यार ये रिवर सिर्फ अर्थ की सरफेस तक लिमिटेड नहीं रहेगी, ये स्ट्रेट हेल तक जाएगी। वहां ये अंग्रमैनियों को डिस्ट्रॉय कर देगी, फॉरएवर ईविल को एलिमिनेट करके। जब ईविल कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगी तो अहूरा मज़दा फाइनल रिचुअल परफॉर्म करेंगे। वो हाउमा नाम के सेक्रेड प्लांट का यूज करेंगे जो सारी राइचस सोल्स को इमॉर्टैलिटी ग्रांट करेगा। इस परफेक्ट वर्ल्ड में ह्यूमन फॉर्म इटसेल्फ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। नो हंगर, नो पेन, नो वायलेंस, नो डेथ। ह्यूमन बॉडीज लाइट से मेड होंगे और सारे पीपल एक नेशन, एक लैंग्वेज में स्पीक करेंगे, एटर्नली डेडिकेटेड टू गॉड की ग्लोरी को सिंग करने के लिए। ज़ोरास्ट्रियन एंड टाइम्स डिस्ट्रक्शन के बारे में नहीं है, यह है रीजेनोवेशन और परफेक्शन के बारे में, जहां क्रिएशन फाइनली अपनी इंटेंटेड फुलनेस अचीव करती है। जूइश एस्केटोलॉजी की रेस्टोरेशन विजन। ज़ोरास्ट्रियन ऑप्टिमिज्म से अब चलते हैं जूइश एस्केटोलॉजी पर, जिसने क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को हेविली इन्फ्लुएंस किया है, बट इसकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी है। जुडाइज्म में आखिरत हायम यानी एंड ऑफ डेज का मतलब है ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम, जब गॉड अपने जूइश पीपल से किए गए सारे प्रॉमिसेस फुलफिल करेंगे। यह कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन नहीं है, यह है मसीहा के थ्रू अर्थ पर डिवाइन जस्टिस और पीस की एस्टैब्लिशमेंट। जूइश प्रोफेसी के अकॉर्डिंग मसीहानिक एज तब स्टार्ट होगी जब गॉड जूइश पीपल को वर्ल्ड के हर कॉर्नर से गैदर करेंगे और उन्हें वापस लैंड ऑफ इजराइल पर लाएंगे। इस ग्रेट रिटर्न को किबुत्स गालियोत कहा जाता है। अपनी होमलैंड में यूनाइट होने के बाद वो जेरूसलेम में टेंपल का रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, जो हिस्ट्री में 2 बार डिस्ट्रॉय हो चुका है, और मसाया के थ्रू हाउस ऑफ डेविड को रीएस्टैब्लिश करेंगे। जूइश थॉट में मसाया कोई डिवाइन बीइंग नहीं है, यह है किंग डेविड का ह्यूमन डिसेंडेंट जो अनप्रेसिडेंटेड पीस और जस्टिस के एरा की शुरुआत करेगा। उसके लीडरशिप में वर्ल्ड के सारे नेशंस इजराइल के गॉड को रिकॉग्नाइज करेंगे और वॉर ऑब्सोलेट हो जाएगा।
आइजाया की फेमस प्रोफेसी फुलफिल होगी। स्वॉर्ड्स विल बिकम प्लोशेयर्स, लायंस एंड लैम्स टुगेदर रहेंगे और अर्थ गॉड के नॉलेज से भर जाएगी जैसे वाटर्स सी को कवर करते हैं। बट इस गोल्डन एज से पहले फाइनल कॉस्मिक बैटल होगी। इज़िकियल की प्रोफेसीज में डिस्क्राइब्ड मिस्टीरियस फोर्सेस गॉग एंड मगॉग जेरूसलम पर एक मैसिव अटैक करेंगे जब एग्जैक्टली मेसिहानिक एरा शुरू होने वाला होगा। ये एनिमीज नॉर्थ से ह्यूज नंबर्स में आएंगे और ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ लॉस्ट है। हाउएवर इस बैटल में गॉड पर्सनली इंटरवीन करेंगे और सुपरनैचुरल मींस से गॉग और मगॉग की आर्मीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अर्थक्वेक्स अर्थ को टेयर करेंगे, टोरेंशियल रेन्स बैटलफील्ड में फ्लड्स लाएंगी, हेलस्टोन्स अटैकर्स पर शावर करेंगे और फायर उन्हें कंप्लीटली कंज्यूम कर देगी। यह डिवाइन इंटरवेंशन सारे नेशंस को डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि इजराइल का गॉड ही यूनिवर्स का ट्रू रूलर है। इस विक्ट्री के बाद गॉड डेड को रेजरेक्ट करेंगे, स्टार्टिंग विद राइचस सोल्स जो लैंड ऑफ इजराइल में मरे हैं। फिर सारी ह्यूमैनिटी को रिवाइव किया जाएगा। अनलाइक अदर रिलीजन्स, जूइश एस्केटोलॉजी एम्फसाइज करती है कि यह रेजरेक्शन फिजिकल होगी। सोल्स अपने बॉडीज में वापस आएंगे परफेक्ट वर्ल्ड में रहने के लिए। फाइनली गॉड नए हेवन और अर्थ क्रिएट करेंगे, ओल्ड को डिस्ट्रॉय करके नहीं, बल्कि उन्हें उनके आइडियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके। ये नया क्रिएशन एटर्नल लाइफ का सेंटर बनेगा, जहां ह्यूमंस गॉड, ईच अदर और नेचर के साथ परफेक्ट हार्मनी में रहेंगे। होपी प्रोफेसीज का एनवायरमेंटल वार्निंग। जूइश रेस्टोरेशन के इस विजन से अब चलते हैं साउथ वेस्ट अमेरिकन डेजर्ट में रहने वाले होपी पीपल की सेंचुरीज ओल्ड प्रोफेसीज पर। होपी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हम करंटली 4th वर्ल्ड में रह रहे हैं और पिछली 3 वर्ल्ड्स की तरह ये भी इवेंचुअली एंड हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमंस उन स्पिरिचुअल वैल्यूज और नेचुरल हार्मनी से डिविएट हो गए थे जो क्रिएटर ने एस्टैब्लिश किए थे। पहली वर्ल्ड आग में एंड हुई थी जब पीपल करप्ट हो गए और स्पिरिचुअल ड्यूटीज को फॉरगेट कर गए। दूसरी वर्ल्ड आइस से डिस्ट्रॉय हुई जब ह्यूमंस ने अगेन क्रिएटर की टीचिंग्स को अबैंडन कर दिया। तीसरी वर्ल्ड ग्रेट फ्लड में एंड हुई। यह स्टोरी वर्ल्ड वाइड फ्लड नैरेटिव से मैच करती है। हर बार कुछ राइचियस सोल्स को सेव्ड किया गया न्यू वर्ल्ड पॉपुलेट करने के लिए और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जीने का अनदर चांस मिला। 4th वर्ल्ड यानी हमारी करंट वर्ल्ड को अपने एंड के नियर माना जाता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन ग्रीड, मॉरल डीके, एनवायरमेंटल डिसरिस्पेक्ट और टेक्नोलॉजी के मिसयूज के कारण। होपी प्रोफेसीज स्पेसिफिक साइंस डिस्क्राइब करती हैं जो एंडिंग इंडिकेट करेंगे। कई उनके अकॉर्डिंग ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। समुद्र पार से व्हाइट स्किन पीपल का आना हो गया। रोड्स इन द स्काई यानी एयर ट्रैवल रूट्स एस्टैब्लिश हो गए। वुडन वैगन्स यानी ट्रेन्स आ गईं। आयरन स्नेक्स यानी रेलवेज बन गईं और वेब अराउंड द वर्ल्ड जो अब इंटरनेट के रूप में देखा जाता है। सबसे सिग्निफिकेंट प्रोफेसी है गॉड ऑफ एशेस के बारे में जो अर्थ को बर्न कर देगी। कई होपी लोगों ने इसे न्यूक्लियर वेपन्स के रूप में इंटरप्रेट किया और 1945 में जापान पर ड्रॉप्ड एटॉमिक बॉम्ब्स को इस प्रोफेसी की फुलफिलमेंट और 4th वर्ल्ड के फाइनल फेज में एंट्री का सिग्नल माना गया। होपी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग एंड तब आएगा जब पीपल कंप्लीटली अर्थ और क्रिएटर की टीचिंग्स को इग्नोर कर देंगे, कॉजिंग वर्ल्ड का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाना। अर्थ वायलेंटली शेक होगी और मैसिव चेंजेस पूरे प्लैनेट पर होंगे। हाउएवर, होपी प्रोफेसीज होप की बात भी करती हैं। पहाना नाम के लॉस्ट वाइट ब्रदर के रूप में जो 4th वर्ल्ड के एंड में रिटर्न करेगा। पहाना को स्पिरिचुअल पर्सन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है जो ईस्ट से आएगा और अपने साथ सेक्रेड स्टोन टैबलेट का मिसिंग पीस लाकर उसकी आइडेंटिटी प्रूव करेगा। जब वो आएगा तो वर्ल्ड को ईवल और करप्शन से प्योरीफाई करने में हेल्प करेगा, पेविंग द वे फॉर द 5th वर्ल्ड, पीस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और नेचर के साथ हार्मनी का नया एरा। 5th वर्ल्ड में ट्रांजिशन को कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन के रूप में नहीं बल्कि प्योरिफिकेशन प्रोसेस के रूप में देखा जाता है, जो ह्यूमैनिटी को अर्थ और ईच अदर के प्रति डीपर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फ्रेश स्टार्ट करने की परमिशन देगी। इंका पचाकुटी का साइक्लिकल रेवोल्यूशन। होपी एनवायरमेंटल वार्निंग से अब चलते हैं साउथ अमेरिका के एंडीज माउंटेन्स में इंका सिविलाइजेशन की पचाकुटी कॉन्सेप्ट पर। इंका कॉस्मोलॉजी में टाइम सीधी लाइन में फाइनल एंड की ओर नहीं चलता। ये फ्लोज इन साइकिल्स ऑफ ड्रामेटिक अपहीवल्स जिन्हें पचाकुटी कहते थे, मीनिंग वर्ल्ड रिवर्सल या टाइम ऑफ अपहीवल। इंकाज मानते थे कि ये पचाकुटी इवेंट्स रैंडम डिजास्टर्स नहीं थीं, ये थी नेसेसरी कॉस्मिक एडजस्टमेंट्स जो तब होती थीं जब वर्ल्ड अपने करंट फॉर्म में कंटिन्यू करने के लिए टू अनबैलेंस्ड या करप्ट हो जाती थी। हर पचाकुटी डिस्ट्रक्शन लाती थी बट ऑल्सो ओपन द पॉसिबिलिटी फॉर रिन्यूअल और एक बेटर वर्ल्ड का क्रिएशन। इंका कॉस्मोलॉजी का सेंटर था विराकोचा, क्रिएटर गॉड रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ डिस्ट्रक्शन एंड रिन्यूअल।
इनका माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग विराकोचा ने पास्ट में ऑलरेडी एक ग्रेट पचाकुटी इनिशिएट किया था जब क्रीचर्स की फर्स्ट रेस यानी जायंट्स डिसोबीडियंट हो गई थी और डिस्ट्रॉय करनी पड़ी थी। विराकोचा ने डेवेस्टेटिंग फ्लड लाकर उन्हें कंप्लीटली वाइप्ड आउट किया, फिर स्मॉलेस्ट स्टोन से न्यू ह्यूमैनिटी क्रिएट की जिसने सभी करंट ह्यूमंस के एंसेस्टर्स को जन्म दिया। इनकाज मानते थे कि प्रॉपर रिचुअल्स की निग्लेक्ट और गॉड्स का डिसरिस्पेक्ट अनदर पचाकुटी ट्रिगर कर सकता है। वो केयरफुली कॉस्मिक इम्बैलेंस के साइंस को वॉच करते थे जिसमें सन का स्काई में वीकनिंग, क्रॉप फेलियर्स और अर्थक्वेक शामिल थे, जिन्हें वो पचामामा यानी अर्थ मदर के डिस्प्लेजर के मैसेजेस के रूप में इंटरप्रेट करते थे। अगर नया पचाकुटी होता तो इंकाज मानते थे कि विराकोचा रिटर्न करेंगे वर्ल्ड की कंडीशन असेस करने के लिए। जिन्होंने ट्रेडिशनल वेज को अबैंडन किया था और स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉरगेट कर दी थी वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बट जो एंशिएंट कस्टम्स के प्रति फेथफुल रहे और सेक्रेड लैंडस्केप के साथ अपना कनेक्शन मेंटेन किया वो सर्वाइव करेंगे नई वर्ल्ड के कंस्ट्रक्शन में। ये नई वर्ल्ड केवल प्रीवियस वर्ल्ड की रेस्टोरेशन नहीं होगी, पॉसिबली समथिंग इवन बेटर होगा। सर्वाइवर्स ओल्ड वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन से गेन्ड विजडम को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और डीपर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग द्वारा गाइडेड पीस और प्रॉस्पेरिटी के नए एरा की एस्टैब्लिशमेंट करेंगे। पचाकुटी कॉन्सेप्ट डीपली कनेक्टेड थी इंकास की नेचुरल वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग से। वो अपने आप को नेचर के मास्टर्स के रूप में नहीं बल्कि माउंटेन्स, रिवर्स, एनिमल्स, स्पिरिट्स के साथ रिलेशनशिप्स के कॉम्प्लेक्स वेब में पार्टिसिपेंट्स के रूप में देखते थे। जब ये रिलेशनशिप्स इम्बैलेंस हो जाते थे तो पचाकुटी हार्मनी रिस्टोर करने के लिए एक कॉस्मिक मैकेनिज्म के रूप में काम करता था। मानिकेइज्म का लाइट वर्सेस डार्कनेस। इंका साइकिल्स के इस नेचुरल हार्मनी कॉन्सेप्ट से अब आते हैं हिस्ट्री के मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ड्यूअलिस्टिक रिलीजन्स में, मैनिकेइज्म। 3rd सेंचुरी एडी में पर्शियन एम्पायर में प्रॉफिट मानी द्वारा एस्टैब्लिश किया। ये स्पेन से चाइना तक फैला और कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट की एक कॉम्प्लेक्स विजन डेवलप की। मानिकेइज्म कॉस्मोलॉजी इस फंडामेंटल प्रेमिस से स्टार्ट होती है कि यूनिवर्स दो कंप्लीटली अपोजिंग प्रिंसिपल्स के बीच में इटर्नल स्ट्रगल से कंपोज्ड है। realm of light ruled by the father of greatness और realm of darkness ruled by the prince of darkness। ओरिजिनली ये दोनों realms सेपरेट और परफेक्ट बैलेंस में एग्जिस्ट किए जब तक प्रिंस ऑफ डार्कनेस को लाइट के बारे में पता नहीं चला। जेलसी और हंगर से ड्रिवन होकर उसने realm of light पर इन्वेजन कर दिया। इसी कॉस्मिक कोलिजन से करंट वर्ल्ड बॉर्न हुई थी। ये एसेंशियली एक बैटलफील्ड है जहां डिवाइन लाइट के फ्रैगमेंट्स मटेरियल मैटर में ट्रैप्ड हो गए हैं, स्पेशली ह्यूमन सोल्स में। हम टाइम ऑफ मिक्सचर में रहते हैं जब लाइट और डार्कनेस पूरे क्रिएशन में इंटरमिंगल्ड है और हर ह्यूमन में डिवाइन लाइट और करप्ट मैटर दोनों शामिल हैं। मानिकेन प्रोफेसी के अकॉर्डिंग मिक्सचर का ये टाइम फॉरएवर नहीं रहेगा। इवेंचुअली कॉस्मिक स्ट्रगल अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचेगा लाइट और डार्कनेस की फोर्सेस के बीच में फाइनल वॉर में। लाइट की पावर्स डार्कनेस को वंस एंड फॉर ऑल डिफीट करने के लिए राइज होंगी, रिजल्टिंग इन कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑल सोल्स एंड इविल पर गुड की एब्सोल्यूट विक्ट्री। अल्टीमेट कॉस्मिक वॉर में ना केवल अर्थली बैटल्स इन्वॉल्व होंगी बल्कि डिवाइन बीइंग्स के बीच हेवनली कॉन्फ्लिक्ट्स भी, अल्टीमेटली कॉजिंग द फिजिकल वर्ल्ड टू कोलैप्स। जैसे जैसे यूनिवर्स डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट होगा, जीसस द स्प्लेंडर जो मानिकियन गॉड ऑफ सैल्वेशन है अपीयर होंगे। उन्हें फादर ऑफ ग्रेटनेस द्वारा भेजा जाएगा ह्यूमन सोल्स को उनकी ट्रू नेचर के बारे में अवेकन करने और सैल्वेशन की ओर गाइड करने के लिए। एंड टाइम्स में ग्रेट सेपरेशन होगी क्योंकि राइटियस सोल्स को विकेट से सेपरेट किया जाएगा और सारी सोल्स को उनके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया जाएगा। फिर एंटायर वर्ल्ड एक प्योरीफाइंग फायर से एनगिलप्ड हो जाएगी जो दो क्रूशियल पर्पसेस सर्व करती है। ये मैटर में ट्रैप्ड लाइट के फाइनल फ्रैगमेंट्स को लिबरेट करती है और ये डार्कनेस को फॉरएवर सील कर देती है, प्रिवेंटिंग लाइट का एनी फ्यूचर कंटामिनेशन। ये कॉस्मिक फायर सब कुछ डिस्ट्रॉय नहीं करती, ये सारे डार्क एलिमेंट्स को बर्न करके यूनिवर्स को ट्रांसफॉर्म कर देती है व्हाइल प्रिजर्विंग एंड प्योरीफाइंग लाइट से रिलेटेड हर चीज को। जब फायर अपना वर्क कंप्लीट कर लेगी तो टाइम इटसेल्फ एंड हो जाएगा और यूनिवर्स अपनी ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न हो जाएगा, मेड अप ऑफ प्योर लाइट इन कंप्लीट यूनिटी विद द फादर ऑफ ग्रेटनेस। नॉस्टिसिज्म का मटेरियल प्रेजेंस से एस्केप। मैनिकेइज्म के इस लाइट डार्कनेस कॉन्फ्लिक्ट से अब मूव करते हैं जी नॉस्टिसिज्म पर, अनदर एंशिएंट रिलीजियस मूवमेंट जिसने एंड टाइम्स की रैडिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। नॉस्टिक एस्केटोलॉजी इस फंडामेंटल बिलीफ पर बिल्ट है कि फिजिकल वर्ल्ड एक कॉस्मिक मिस्टेक है जिसे ट्रू गॉड द्वारा नहीं बल्कि डेमियर्ज नाम के फ्लॉड डीटी द्वारा क्रिएट किया गया है। नॉस्टिक टीचिंग के अकॉर्डिंग फिजिकल यूनिवर्स आर्कॉन्स द्वारा क्रिएटेड गया था, लोअर डीटीज जो ट्रू डिवाइन रिल्म से अनअवेयर हैं, जो फिजिकल यूनिवर्स से बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इन आर्कॉन्स का चीफ याल्डबाउथ है जिसे कभी कभी ओल्ड टेस्टामेंट के गॉड के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है, जो मिस्टेकनली खुद को सुप्रीम डीटी मानता है।
इस फॉल्स डीटी ने फिजिकल वर्ल्ड को प्रिजन के रूप में डिजाइन किया था डिवाइन लाइट की स्पार्क्स को ट्रैप करने के लिए, जो ट्रू स्पिरिचुअल रेल्म से फॉल हो गई थीं। नॉस्टिक एंड टाइम्स बिगिन होते हैं विद कॉस्मिक अपहेवल्स, जो इस फ्लॉड क्रिएशन के कोलैप्स इंडिकेट करते हैं। सन और मून डार्क हो जाएंगे, स्टार्स अपने पाथ से स्ट्रे हो जाएंगे और फिजिकल यूनिवर्स की केयरफुली मेंटेन्ड ऑर्डर कोलैप्स करने लगेगी। किंग्स एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर्स वेज करेंगे, थंडर अर्थ को शेक करेगी और करप्ट आर्कॉन्स जिन्होंने फिजिकल वर्ल्ड पर कंट्रोल मेंटेन किया है, अपनी पावर लूज कर देंगे। जैसे जैसे कॉस्मिक ऑर्डर क्रम्बल करती है, सोफिया जो डिवाइन विजडम है, जो सुप्रीम गॉड मोनार्ड की स्पार्क रिप्रेजेंट करती है, एक ग्रेट रोर भेजेगी जो करप्ट आर्कॉन्स को एबिस में थ्रो कर देगी। अपने आर्टिफिशियल हेवन को मेंटेन करने में अनेबल ये फॉल्स डीटीज डिस्ट्रक्शन के फाइनल फ्रेंजी में एक दूसरे पर अटैक करेंगे, जब तक केवल उनका लीडर याल्डाबाउथ ही बचा रहेगा। फाइनली वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा जो उसने क्रिएट किया था, उस सब के कोलैप्स को एंड्योर करने में अनेबल। आर्कॉन्स की डिफीट पर फिजिकल हेवेंस कोलैप्स हो जाएंगे और अर्थ खुद एबिस में ड्रॉन हो जाएगी। बट ये डिस्ट्रक्शन कोई ट्रेजेडी नहीं है, ये एक लिबरेशन है। जैसे जैसे डार्कनेस लाइट द्वारा कंज्यूम हो जाता है, फिजिकल प्रिजन जिसने एजेस से डिवाइन सोल्स को ट्रैप कर रखा था, अंत में डिसॉल्व हो जाएगी और वो लाइट फिजिकल यूनिवर्स में एग्जिस्टिंग किसी भी चीज से कहीं ज्यादा महान चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। नॉस्टिक वर्ल्ड के एंड में फाइनल जजमेंट इंक्लूडेड है, बट उस टाइप का नहीं जो अदर रिलीजियस ट्रेडिशंस में पाया जाता है। बीइंग्स का इवैल्यूएशन उनके मॉरल बिहेवियर के आधार पर जज करने के बजाय उनके स्पिरिचुअल नॉलेज के लेवल और उनकी ट्रू डिवाइन नेचर की रिकग्निशन के आधार पर किया जाता है। जिन्होंने नॉसिस अचीव कर लिया है, वो स्पेशल नॉलेज जो फिजिकल वर्ल्ड की इल्यूजनरी नेचर को रिवील करता है, सारे मटेरियल रेल्म्स से बियॉन्ड मूव हो जाएंगे और लिमिटलेस प्लेस में एंटर करेंगे, रिटर्निंग टू उनका ओरिजिनल होम डिवाइन प्लोरोमा। रेस्टफेरियनिज्म का मॉडर्न बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन। नॉस्टिक लिबरेशन के इस कॉन्सेप्ट से अब आते हैं रिलेटिवली मॉडर्न ट्रेडिशन रेस्टफेरियनिज्म पर। यह रिलीजियस मूवमेंट 1930s में जमैका में एमर्ज हुआ। इसने बिब्लिकल एपोक्लिप्स की अपनी यूनिक इंटरप्रिटेशन डेवलप की, कंबाइनिंग क्रिश्चियन एस्केटोलॉजी को अफ्रीकन स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस और अफ्रीकन डायस्पोरा कम्युनिटीज के स्पेसिफिक एक्सपीरियंस के साथ। रेस्टफेरियन एंड टाइम्स को मेनली बुक ऑफ रेवलेशन के लेंस के थ्रू देखते हैं, बट ये एंशिएंट प्रोफेसीज को उन लोगों के एक्सपीरियंस के थ्रू इंटरप्रेट करते हैं जिन्हें स्लेवरी के थ्रू अफ्रीका से लिया गया था और वर्ल्ड भर में स्कैटर किया गया था। रेस्टफेरी एस्केटोलॉजी के सेंटर में यह बिलीफ है कि इथियोपियन एम्परर हाईली सेलेस्टी आई, जिन्होंने 1930 से 1974 तक रूल किया, वो गॉड के इनकार्नेशन थे, रिवेलेशन में प्रोफेसाइज्ड किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। रेस्टिफेरी बिलीफ के अकॉर्डिंग 1930 में सेलेस्टी का कोरोनेशन क्राइस्ट के सेकेंड कमिंग और एंड टाइम्स की बिगिनिंग रिप्रेजेंट करता था। 1935 में फैसिस्ट इटली द्वारा इथियोपिया पर इन्वेजन, जिसे सेकेंड इटालो इथियोपियन वॉर के रूप में जाना जाता है, उसे राइचियस पीपल के परसिक्यूशन और इविल फोर्सेस की टेम्पररी विक्ट्री के बारे में बिब्लिकल प्रोफेसीज की फुलफिलमेंट के रूप में देखा जाता है। रेस्टिफेरियंस बिलीव करते हैं कि सेलेस्टी फाइनल जजमेंट के लिए रिटर्न करेंगे, जो इजराइल के सारे लॉस्ट चिल्ड्रन को गैदर करेगा, एक टर्म जिसका यूज वो उन अफ्रीकन लोगों के लिए करते हैं जिन्हें स्लेवरी और कोलोनियलिज्म के थ्रू उनकी मदरलैंड से डिस्प्लेस किया गया था। इस गैदरिंग को रेस्टिफेरियंस रिपैट्रिएशन कहते हैं, लीडिंग टू गॉड्स किंगडम के एस्टैब्लिशमेंट ऑन अर्थ सेंटर्ड इन अफ्रीका, जिसे वो बिब्लिकल प्रोफेसी में डिस्क्राइब्ड ट्रू माउंट जायन के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। रेस्टिफेरियन एंड टाइम्स विजन बैबिलोन नाम की ऑप्रेसिव सिस्टम से लिबरेशन पर एम्फोसिस देता है, जिसमें ना केवल इंडिविजुअल नेशंस इंक्लूडेड है, बल्कि इनइक्वालिटी, रेसिज्म और एक्सप्लॉयटेशन की पूरी ग्लोबल स्ट्रक्चर भी। वो एंड टाइम्स को उस टाइम के रूप में देखते हैं जब इन इनजस्ट सिस्टम्स को ओवरथ्रो किया जाएगा और उनकी जगह राइचियसनेस, इक्वालिटी और स्पिरिचुअल ट्रुथ पर बेस्ड डिवाइन ऑर्डर लेगी। अदर अपोकलिप्टिक ट्रेडिशंस के अनलाइक रेस्टिफेरी एस्केटोलॉजी सोशल जस्टिस और ऑप्रेस्ड के रिडेम्पशन से डीपली कनेक्टेड है। एंड टाइम्स केवल स्पिरिचुअल लिबरेशन रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि सेंचुरीज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन से अफ्रीकन पीपल की कॉन्क्रीट लिबरेशन और गॉड के क्रिएशन में उनके राइटफुल प्लेस का रेस्टोरेशन भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये मूवमेंट की बिब्लिकल प्रोफेसी की इंटरप्रिटेशन डेमोन्स्ट्रेट करती है कि कैसे एंशिएंट टेक्स्ट्स कंटेम्पररी एक्सपीरियंसेस को स्पीक करना कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि रेस्टिफेरियंस ने बुक ऑफ रेवलेशन में अपनी डिग्निटी, जस्टिस और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के स्ट्रगल को अंडरस्टैंड करने के लिए एक पावरफुल फ्रेमवर्क पाया है। यूनिवर्सल पैटर्न्स में हमारी जर्नी का कंक्लूजन। दोस्तों, जैसे कि हम ह्यूमैनिटी के एपोकलिप्टिक विजन्स के थ्रू अपनी एपिक जर्नी के एंड तक पहुंचते हैं, जो सामने आता है वो जस्ट एंशिएंट स्टोरीज का कलेक्शन नहीं है। यह है मीनिंगलेसनेस को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज करने वाली ह्यूमन स्पिरिट का प्रोफाउंड टेस्टमेंट। चाहे वो नॉर्डिक वॉरियर्स हों जो करेज के साथ रैग्नारॉक को फेस करते हैं, ये जानते हुए कि एशेस से नई वर्ल्ड रीबर्थ होगी, या हिंदू कॉस्मोलॉजी
मिथोलॉजी के वास्ट साइकिल्स जो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलते हैं, इस्लामिक एस्केटोलॉजी की डिटेल्ड प्लानिंग जो स्टेप बाय स्टेप बताती है कि क्या होगा, बुद्धिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्मिक साइकिल्स और 7 सन्स का अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन, क्रिश्चियन रेवलेशन का ड्रामेटिक नैरेटिव जिसने वेस्टर्न कल्चर को शेप किया है, एस्टिक 5 वर्ल्ड्स की सैक्रिफिशियल क्रिएशन, इजिप्शियन रेजिस्टेंस अगेंस्ट केओस थ्रू एक्टिव मेंटेनेंस ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, ज़ोरास्ट्रियन ऑप्टिमिज्म अबाउट फाइनल रिनोवेशन, जूइश विजन ऑफ मेसियानिक रेस्टोरेशन, होपी एनवायरमेंटल वार्निंग्स अबाउट फोर्थ वर्ल्ड्स एंड, इंका पचक्कुती कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्ल्ड रिवर्सल, मैनिकियन लाइट वर्सेस डार्कनेस इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, नॉस्टिक एस्केप फ्रॉम मटीरियल प्रिजन और रस्टेफेरियन इंटरप्रिटेशन ऑफ एंशिएंट प्रोफेसीज थ्रू मॉडर्न स्ट्रगल फॉर जस्टिस। हर ट्रेडिशन अपना ओन आंसर देती है उन फंडामेंटल क्वेश्चंस को जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। हम क्यों सफर करते हैं? हिस्ट्री का पर्पस क्या है? हम एपरेंट क्योस के फेस में होप कैसे फाइंड करते हैं? वेदर वो रिन्यूअल के साइकिल्स प्रॉमिस करो, डिवाइन जजमेंट, कॉस्मिक प्योरिफिकेशन या स्पिरिचुअल लिबरेशन, ये सारी ट्रेडिशंस उस शेयर्ड कन्वेक्शन में यूनाइट करती हैं कि करंट स्ट्रगल्स और इनजस्टिस फाइनल वर्ड नहीं है। शायद ह्यूमैनिटी के एपोकलिप्टिक विजन्स के बारे में सबसे रिमार्केबल बात ये नहीं है कि वो कैसे डिफरेंट हैं, बल्कि वो हमें कैसे उस शेयर्ड बिलीफ में यूनाइट करती हैं कि हर एंडिंग एक बिगिनिंग भी है और हमारे डार्केस्ट मोमेंट्स में भी रिडेम्पशन, रिन्यूअल और होप की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। ये स्टोरीज वर्ल्ड भर में बिलियंस लोगों के लिए मीनिंग, होप और गाइडेंस प्रोवाइड करना कंटिन्यू करती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी माइंड ब्लोइंग जर्नी अक्रॉस टाइम, कल्चर्स एंड सिविलाइजेशंस। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी एपोकलिप्टिक विजन आपको सबसे फैसिनेटिंग लगी, नॉर्स का वॉरियर एंडिंग, हिंदू का कॉस्मिक साइकिल, इस्लामिक की डिटेल प्लानिंग या कोई और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक ट्रेडिशन को और भी डिटेल में एक्सप्लोर करूं तो कमेंट करके बताइए। लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए क्योंकि ऐसी माइंड ब्लोइंग कंटेंट आपको रेगुलरली मिलती रहे। शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ क्योंकि ये नॉलेज सबके साथ शेयर करने वाली है। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे ऑसम और याद रखिए कि हर एंडिंग एक नई बिगिनिंग भी होती है। पीस आउट।